तो चलो आज हम लोग अच्छे से समझते हैं साइटोप्लाज्मिक थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, सॉरी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अरे हम स्टार्टिंग से अच्छे से समझते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे आज, डायरेक्ट हमको अच्छे से पढ़ाने दो। तुमको क्या बजे छुट्टी चाहिए राम? हाँ, कितने बजे छुट्टी चाहिए तुमको? 1 बजे सर। 1 बजे ना, एग्जैक्ट। ठीक है, उसे 10 मिनट पहले छुट्टी दे देंगे। चलो हाँ, साउंड बंद करो। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। देखो क्या है ना कि बात एक बार सुनो, ध्यान से समझना। मेंडल कब आए थे? लोग पूरा स्टोरी हम सुनाते हैं तुमको आज। मेंडल कब आए? मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट कब स्टार्ट किया? 1856 में, याद है? 1865 तक उनका वर्क चला। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1863 लो 1865 में पब्लिश हुआ। ये बात में तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। इनका वर्क जो है पब्लिश हुआ। फिर बताए थे कई कारणों से इनका वर्क क्या रहा, हिडन रहा। यह पब्लिश वर्क कई कारणों से हिडन रहा, तुमको वो सारे कारण हम बता चुके हैं। फिर अचानक से क्या होता है, 1900 तीन अलग अलग साइंटिस्ट, ये बात सुन लो जो मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है। तीन अलग अलग साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये तीनों आपस में मिलकर काम नहीं कर रहे थे, अलग अलग देश के थे, अलग अलग काम कर रहे थे। अलग अलग साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली, कौन कौन? ह्यूगो डेवरिस, कार्ल कॉरेंस, और अरे कौन था? हाँ, टेस्मार्क, TSHE के टेस्मार्क। अच्छा देख लेना स्पेलिंग जो भी है। ये तीनों साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली 1990 में मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर। और ये बात बताया कि अरे हम लोग जो ढूंढ रहे हैं वही बात तो मेंडल भी बोलते थे। 1990 में बात डिस्कवर हुआ और फिर 1901 में इनकी वर्क दोबारा रिपब्लिश की हो गई मेंडल की। बात 1901 तक हो चुका है। अब देखो 1902 में क्या होता है। 19 जब मेंडल का वर्क दोबारा रिपब्लिश हुआ 1901 में, तो 1901 में तो वर्ल्ड वाइड पब्लिश हुआ, सभी लोग पढ़ने लगे मेंडल के वर्क को दोबारा से। तो 1902 में सटन एंड बावेरी ने ये किस चीज पे काम कर रहे थे, सुनना। ये काम कर रहे थे सेल के स्ट्रक्चर पर। ये सेल के स्ट्रक्चर पर काम कर रहे थे, उसका स्ट्रक्चर पता लगाने में ये इंटरेस्टेड। उसी दौरान इनको पता चला कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, जो हम सेल में पढ़ेंगे, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। सब 1902 की बातें हैं। हालांकि 1902 में माइक्रोस्कोप उतना अच्छा नहीं आया था, लेकिन माइक्रोस्कोप वगैरह डेवलप कर चुका था आगे, साइंस काफी आगे बढ़ चुका था 1856 के तुलना में। न्यूक्लियस के अंदर इनको कोई एक चीज दिखता था जिसको ये बोलते थे कि कोई एक कलर्ड बॉडी है। कलर बॉडी क्यों बोलते थे? स्टेन करने पे वो कलर देता था, स्टेन करने पे वो कलर देता था। बाद में पता चला कि वो कलर बॉडी तो क्रोमोसोम, वो कलर बॉडी तो क्रोमोसोम। फिर इन लोगों ने, सटन और बावेरी ने, इस क्रोमोसोम की डिटेल स्टडी कर डाली कि क्रोमोसोम इस टाइप का होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, क्रोमोसोम में डीएनए होता है। ये लोग अपना स्टडी कर रहे थे। और ये बात, ये चीजों का स्टडी जो है क्रोमोसोम के बारे में 1902 में नहीं, ये बहुत पहले से कर रहे थे। 1902 में इनके दिमाग में चमकता है अचानक से, क्योंकि 1901 में इन्होंने मेंडल का वर्क पढ़ लिया, रिपब्लिश वर्क, जो सेम काम दोबारा रिपब्लिश हुआ था ना, उसको इन्होंने सटन बावेरी ने रीड किया, स्टडी किया। तो इनके दिमाग में चमका उस तरीके, ये तो जो बात हम क्रोमोसोम के बारे में बोल रहे हैं कि क्रोमोसोम सेल के अंदर होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस में होता है, क्रोमोसोम में बहुत सारे जीन होते हैं, वो जीन किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को रेगुलेट करता है,
ये क्रोमोसोम पेयर में मिलता है जिसको होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम बोलते हैं। जब गेमीट बनाने का बारी आता है तो एक गेमीट के अंदर एक ही क्रोमोसोम जाता है, एक कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाला एक ही जीन जाता है, एलील जाता है। ये जितनी बातें हम कर रहे हैं सारी बातें तो मेंडल भी कर रहे हैं, ये सारी बातें तो मेंडल भी कर रहे हैं। हाँ, लेकिन उनको सेल का ज्ञान नहीं था, वो साइंटिस्ट नहीं थे, उनको क्रोमोसोम का ज्ञान नहीं था, उनको ये तक नहीं पता था कि वो जिस फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं वो फैक्टर क्रोमोसोम पर लोकेटेड है, ये तक नहीं पता था उनको। अब लो, उनको ये तक नहीं पता था। लेकिन इनको सटन बॉबरी को ऐसा लगा कि यार मेंडल का जो वर्क है वो तो है बड़ा धांसू और समय से काफी पहले आया है, और क्यों ना हम अपने कॉन्सेप्ट को यूज करके, इनका कॉन्सेप्ट क्या था, ये क्रोमोसोम पर स्टडी कर रहे थे और ये पता लगा चुके थे कि ये क्रोमोसोम जो है सेल डिवीजन के दौरान ये क्रोमोसोम डिफरेंट टाइप का मूवमेंट शो करता है। ये क्रोमोसोम जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोमल मूवमेंट, हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोसोमल मूवमेंट सेल में अच्छे से। तो इन्होंने क्या किया, इसी क्रोमोसोमल मूवमेंट को बेस बनाया और इसी के बेसिस पर मेंडल्स की बातों को एक्सप्लेन किया। और मेंडल्स की कौन सी बात, तो सुन लो। मेंडल का एक लॉ था, याद करो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, याद आया? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो था ये मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड था। और दूसरा जो मेंडल का लॉ था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड था। सटन बावेरी ने क्या किया, सटन बावेरी ने क्रोमोसोमल मूवमेंट के बेसिस पर मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया और एक थ्योरी के फॉर्म में एक्सप्लेन किया। उसी थ्योरी का नाम है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब स्टोरी समझ में आया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कैसे आता है, बोलो। अरे बोलना है। यस सर, समझ में आया। नवीन कुमार, समझ गए? हाँ सर। चलो, तो मोटा मोटी बात यही है, हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि मोटा मोटी बात क्या है। मोटा मोटी बात यही है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कैसा है, तो उसका स्टोरी स्टार्ट किया है मेंडल से। मेंडल ने 1856 में अपना काम स्टार्ट किया। अनफॉर्चुनेटली 1863 में उसने अपना काम रोक दिया। 1865 में उन्होंने अपना वर्क दोबारा रिपब्लिश करा दिया। कई कारणों से उनका काम हिडन रह गया। कई कारण थे, कम्युनिकेशन इजी नहीं था, डार्विन पॉपुलर थे, मेंडल अपने फैक्टर के बारे में फिजिकल प्रूफ नहीं बता पाते थे, कहाँ है, किस कंपाउंड का बना है, किस केमिकल नेचर का है। इस कारण से उनका काम कब तक हिडन रहा, 19 तक। और 1900 में आके पता चलता है कि 3 अलग अलग साइंटिस्ट, यूगोडेविस, सिकोरस और टेस्मास, अलग अलग साइंटिस्ट मेंडल के वर्क को दोबारा रीडिस्कवर्ड कर लेते हैं और रीडिस्कवर करने के बाद 1901 में दोबारा रिपब्लिश करा देते हैं मेंडल के वर्क को, मेंडल के वर्क को। और जब 91 में रिपब्लिश हुआ तो वर्ल्ड वाइड हुआ और वो लेटर, वो रिसर्च पेपर किसके पास पहुंचता है, वो रिसर्च पेपर पहुंचता है सटन बॉवेरी के पास। सटन बॉवेरी जब 91 में उसको रीड करते हैं, पब्लिश वर्क, मेंडल के दोबारा पब्लिश वर्क को, तो सटन बॉवेरी के दिमाग में चमकता है कुछ तरीके, हम तो इतना दिन से सेल के स्ट्रक्चर पर स्टडी कर रहे हैं, उसमें जो न्यूक्लियस का पता लगाया है, उसके अंदर जो कलर बॉडी जिसका हम पता लगाए कि वो क्रोमोसोम है, और वो क्रोमोसोम सेल के अंदर न्यूक्लियस में मिलता है, जोड़े में मिलता है, उसमें बहुत सारे जीन होते हैं डीएनए पर लीनियरली अरेस्ट। तो हम जैसे बात कर रहे हैं कि गेमीट बनाने के दौरान एक गेमीट में एक ही क्रोमोसोम जाता है, एक कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाला एक ही जीन जाता है, ये सारी बातें तो मेंडल समय से काफी पहले बोल चुके हैं। वो अलग बात है कि आज हम उसी बातों को क्रोमोसोम के मूवमेंट पर एक्सप्लेन कर देते हैं। किस बातों को, मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को, और एक थ्योरी के फॉर्म में आज हम ये बात रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1992 में, और आपसे इस थ्योरी बताना जाएगा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस।
इस थ्योरी का कंक्लूजन फिर से बता रहा हूं, इस थ्योरी का कंक्लूजन ये है कि ये सटन मॉबेरी ने बोला कि जो सेल के अंदर ये सेल है, सेल के अंदर जो हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन होता है वो हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर होता है, वो हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर होता है। फिर ये बोला कि न्यूक्लियस के अंदर भी कहां होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर कलर्ड बॉडी क्रोमोजोम होता है और क्रोमोजोम में ही होता है वो पर्टिकुलर कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाले पर्टिकुलर जीन, और वो क्रोमोजोम जोड़े में मिलता है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में डिप्लॉयड सेल होता है, जोड़े में मिलता है। और वो जीन क्रोमोजोम में भी कहां होता है, तो बोला कि क्रोमोजोम जो होता है उसके अंदर डीएनए सेगमेंट होता है पूरा का पूरा, और इस क्रोमोजोम पर ही, डीएनए सेगमेंट पर ही जीन होता है, और वही जीन हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कैरी करता है। और जब गेमीट बनना होता है तो गेमीट हमेशा हैप्लॉइड होता है। गेमीट में इसमें से एक ही क्रोमोजोम जाता है और एक कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाला एक ही जीन आता है, और फिर दूसरा जो क्रोमोजोम आता है दूसरे गेमीट में जाता है, क्योंकि गेमीट हमेशा हैप्लॉइड होता है। ये सारी बातें कंक्लूजन निकल के आई किससे, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से। ये बातें हम तुमको लास्ट क्लास में बताए थे। अब एक बार जल्दी से फिर से मियोसिस का कॉन्सेप्ट को रिव्यू कराते हैं, और फिर कल जहां पर बात फंसा था उन बातों को एक्सप्लेन कर देते हैं। पहले इतना बात करने के बाद यह पता चल गया कि मेंडेलियन फैक्टर, जिसको आज हम जीन कहते हैं, जीन वर्ड जॉनसन ने यूज किया था, तो ये मेंडेलियन फैक्टर और क्रोमोजोम के बीच में बहुत सारी समानताएं हैं और कुछ अंतर भी है। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं वो पॉइंट, क्या क्या समानता है। इधर लेते हैं हम जीन और इधर लेते हैं हम क्रोमोजोम। समानताएं क्या है, मेंडल ने बोला कि जीन हमेशा पेयर में मिलता है, क्रोमोजोम भी पेयर में मिलता है। अभी बोला सटन मॉबेरी ने कि क्या, कि क्रोमोजोम जो है जोड़े में मिलता है, और होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम कहते हैं उसको। ये लोग, ये होमोलोगस पेयर कहलाता है। तो ये पेयर क्या कहलाता है, होमोलोगस पेयर कहलाता है। और जीन जो जोड़े में मिलता है, यानी कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर रेगुलेट करने वाला जीन यहाँ है, तो उसका कोई ना कोई फॉर्म यहाँ होगा, और इस जोड़े को अलील कहते हैं। तो दोनों जोड़े का नाम भी पता चलेगा डिफरेंट, कि इस जोड़े को अलील बोलते हैं, और इस जो क्रोमोजोम का जोड़ा है ये दिस वन, इसको होमोलोगस पेयर कहते हैं, और हमेशा जोड़े में मिलता है। तो ये तो पहला सिमिलरिटी हो गया। दूसरा सिमिलरिटी क्या पता चला, कि जब गेमीट बनना होता है तो गेमीट बनने के दौरान जीन भी सेग्रीगेट करता है और क्रोमोजोम भी सेग्रीगेट करता है। हाँ करता है, क्योंकि ये क्रोमोजोम एक पर्टिकुलर गेमीट में जाएगा, ये क्रोमोजोम एक पर्टिकुलर गेमीट में जाएगा। तो देखो क्रोमोजोम का भी सेग्रीगेशन हो गया और एक पर्टिकुलर जीन का भी सेग्रीगेशन हो गया, क्योंकि वो जीन कहाँ, उसी क्रोमोजोम पर लोकेटेड है। तो इस पॉइंट से भी ये पता नहीं चलता कि कौन सा पॉइंट किसके लिए है, तो दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ये पॉइंट भी और ये पॉइंट भी। तीसरा जो एनसीईआरटी में लिखा है कि जब ये अलग होता है तो इंडिपेंडेंट पेयर, ये वर्ड यूज किया जाता है कि इंडिपेंडेंट पेयर दूसरे पेयर से, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली फ्रॉम अनदर पेयर, फ्रॉम अदर पेयर या अनदर पेयर, मतलब एक इंडिपेंडेंट पेयर। तो ऐसे तो एक जोड़ा ये हुआ, और ऐसा क्या एगो क्रोमोसोम थोड़ी है। अगर मान लिया जाए ऐसा एगो पीला वाला होमोलोगस पेयर ऑफ जो क्रोमोसोम है, तो ऐसा का ऐसा गुलाबी वाला भी एगो है, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अगर हम बात करेंगे इसमें जीन की, तो मान लिया जाए यहाँ पे कोई ए है, यहाँ स्मॉल ए है, तो हो सकता है कोई यहाँ पे बी हो और स्मॉल बी हो, तो जीन तो यहाँ पे भी है सी और स्मॉल सी। तो अगर ये देखा जाए कि इस सेंस में कि इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट होता है गेमीट बनाने के दौरान, तो ये पेयर इस पेयर के सेग्रीगेट होने से कोई मतलब नहीं रखता है। ये भी सेग्रीगेट होगा तो इसका एक फॉर्म जाएगा एक पर्टिकुलर गेमीट के अंदर, और इसका एक दूसरा फॉर्म दूसरा जो जोड़ा में जो दूसरा वाला जो क्रोमोसोम होगा वो जाएगा दूसरे गेमीट में। तो ये जैसे गया वैसे ये भी जा रहा होगा, और इसको इसके जाने से कोई मतलब नहीं है। किसका कैपिटल सी वाला कहाँ जाता है तो ही कैपिटल ए वाला देख के जाएगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और ये तो बात हो गया क्रोमोसोम पर, तो जीन का भी वही बात है कि अगर कैपिटल ए निकल के यहाँ जाता है किसी एक पर्टिकुलर गेमिट में, तो स्मॉल ए भी किसी पर्टिकुलर गेमिट में जाता है। और कैपिटल ए को स्मॉल ए से सेपरेट होने का
कैपिटल सी और स्मॉल सी के सेपरेट होने से कोई लेना देना नहीं है। तो इंडिपेंडेंट पेयर पे हुआ ना कि ये पेयर इससे इंडिपेंडेंट है, कोई मतलब नहीं। लेकिन जब इधर वर्ड लिखा था कि वन पेयर, अच्छा तुम बोलोगे सर ये पेयर इंडिपेंडेंट पेयर है ही नहीं। ये पेयर और ये पेयर इंडिपेंडेंट पेयर है ही नहीं, ये तो डिपेंडेंट पेयर है। और यहाँ वर्ड यूज किया इंडिपेंडेंट पेयर। तो इस पॉइंट के लिए तुम यही सोचोगे, ये वाला और ये वाला, और ये वाला और ये वाला के लिए ये पॉइंट बिल्कुल सही है। और ये पॉइंट क्रोमोसोम के लिए भी सही है, यानी कि इधर के तीनों ही कॉलम से ये पता नहीं चलता है कि ये वाला कॉलम जीन का है कि क्रोमोसोम का है। फिर ये जीन कैसे बोले, तो अब बता रहे हैं। इधर क्या लिखा है कि वन पेयर क्रोमोसोम सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली फ्रॉम अनदर पेयर। अब जब ऐसा लिख दिया कि वन पेयर सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली फ्रॉम अनदर पेयर, तो एक बात बताओ, ये जोड़ा ये एक क्रोमोसोम है, ये एक जोड़ा दूसरा क्रोमोसोम है, तो ये जोड़ा जब सेग्रीगेट होता है तो इस जोड़े को सेग्रीगेट होने के सेग्रीगेशन का इस जोड़े के सेग्रीगेशन से कोई लेने देना नहीं है। बिल्कुल सही बात बैठ रहा है कि वन पेयर इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट। तो ये बात तो क्रोमोसोम के लिए बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन देखते हैं क्या लाइन जीन के लिए भी सही लग रहा है। अच्छा, ये जोड़ा जीन ये दूसरे जोड़े जीन से सेपरेट हो रहा है और इसके सेपरेशन को इसके सेपरेशन से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल सच लग रहा है। लेकिन जीन सिर्फ यही तो नहीं है ना, वन पेयर लिखा है, इंडिपेंडेंट पेयर थोड़ी लिखा है। हाँ, ये और ये आपस में इंडिपेंडेंट पेयर है, लेकिन ये वन पेयर लिखा है, इंडिपेंडेंट पेयर थोड़ी लिखा है। अगर तुम ये एक बात गौर करोगे यहाँ पर, तो ये वाला जोड़ा और ये वाला जोड़ा भी तो जीन है, ये भी तो वन पेयर जीन है, ये भी तो वन पेयर जीन है, नॉन एलिलिक। तो जब ये जोड़ा सेग्रीगेट होगा तो इसको भी सेग्रीगेट होना पड़ेगा। तो इंडिपेंडेंट वर्ड तो यहाँ पे इस जीन के लिए एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है ना, तो ओवरऑल जीन के लिए तो कंप्लीटली लाइन एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है ना। और जब जीन के लिए ये लाइन कंप्लीटली एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है, तो किसके लिए कंप्लीटली एप्लीकेबल हो पा रहा है? क्रोमोसोम के लिए हो रहा था ना अभी, तो ये लाइन क्रोमोसोम का है। और तुमको एनसीईआरटी में दे रखा है कॉलम कि इन दोनों में से आपको एक कॉलम बताना है क्रोमोसोम के लिए, कॉलम बताना है जीन के लिए। तो जब इस कॉलम को क्रोमोसोम के लिए बता दिए, तो ये जो कॉलम है जीन या क्रोमोसोम दोनों के लिए नहीं बताओगे ना, एक ही एक के लिए बताना है, वैसा बोल रखा है, तो ये कॉलम जीन के लिए हो गया। लेकिन कल को अगर बोल दिया कि ये कॉलम किसके लिए एप्लीकेबल है, जीन क्रोमोसोम बहुत, अगर ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो इस पर्टिकुलर कॉलम में ये तीनों ही लाइन दोनों पर एप्लीकेबल है, 100% एप्लीकेबल है। लेकिन ये कॉलम पार्शियली एप्लीकेबल है जीन पर, पार्शियली ऑन जीन, क्योंकि लिंक्ड जीन पर ये वाला लाइन एप्लीकेबल नहीं है, तीसरा वाला ये लिंक्ड जीन पर एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, टोटली एप्लीकेबल ऑन क्रोमोसोम पर टोटली एप्लीकेबल है। ये सारी बातें कंक्लूड करके निकाल के लाया कितने सटन बॉबेरी ने, मतलब उन्होंने मेंडेलियन फैक्टर और अपने क्रोमोसोम को पैरेललिज्म स्टडी किया, बहुत सारे कंपैरिजन किया उन्होंने, और तब जाके उन्होंने क्या किया, क्रोमोसोमल मूवमेंट के बेसिस पर मेंडल के दो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक्सप्लेन कर दिया। तो आओ जल्दी से एक बार मियोसिस के कॉन्सेप्ट को रिव्यू करते हैं हम लोग। हम बताए थे तुमको कि सेल डिवीजन दो प्रकार का होता है, एक माइटोसिस, एक मियोसिस। हम माइटोसिस की बात कल नहीं की और ना ही अभी करने में इंटरेस्टेड है, वो सेल में ही करेंगे। हम मियोसिस का ही बात यहाँ क्यों किए, हम नहीं, मतलब सटन बावेरी ने, उन्होंने मियोसिस का ही बात क्यों किया, क्योंकि सटन बावेरी ने मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक्सप्लेन करने जा रहे थे। वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक्सप्लेन करने जा रहे थे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक्सप्लेन करने जा रहे थे। तो ये दोनों ही बात वो अपने लॉ में मेंडल खुद बोलते थे कि गैमीट बनाने के दौरान वन पेयर अलीलिक जीन, इसमें क्या बोलते थे याद करो, वन पेयर अलीलिक जीन सेपरेट होता है और एक गैमीट में एक ही फैक्टर जाता है, मतलब एक ही अलील जाता है। वन पेयर जीन मतलब कि मोनो हैबिट क्रॉस के बेसिस पे स्टडी था। और यहाँ क्या कहते थे कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब कि वन पेयर जीन का सेग्रीगेशन अनदर पेयर के जीन के सेग्रीगेशन से कोई लेना देना नहीं रखता, और जब सेग्रीगेट होता है तो इसका भी वन पेयर में से एक ही फैक्टर जाएगा एक गैमीट में, और इसका भी एक ही फैक्टर जाएगा एक गैमीट में, दूसरा फैक्टर दूसरे गैमीट में जाएगा। और
ये बात भी आज पता चलेगा कि ये फैक्टर जब सेग्रीगेट हुआ ये दोनों, तो ये फैक्टर जहां जाएगा जिस गैमीट में, ये फैक्टर के साथ 50% ये फैक्टर जाने की चांस रखता है, 50% ये जाने की चांस रखता है। ये बात आज समझेंगे, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ पेरेंट्स से बात एक्सप्लेन होगा। तो मेंडल ने तो क्या बोला था कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब गैमीट बनाने के दौरान अलीलिक पेयर का सेपरेट होना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और फिर गैमीट बनाने के दौरान ही एक पेयर के सेपरेशन का, क्योंकि गैमीट बनाने के दौरान ही पेयर सेग्रीगेट होते हैं, तो वन पेयर सेग्रीगेट दूसरे पेयर के सेग्रीगेट से कोई मतलब नहीं रखता, दिस इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो गैमीट तो भाई मियोसिस से थोड़ी बनता है, दुनिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म हो गैमीट हमेशा मियोसिस से थ्रू बनता है। दुनिया में आज तक कोई सा ऑर्गेनिज्म नहीं पैदा हुआ हो कि वो माइटोसिस से बना ले गैमीट। हाँ, ये बात सच है कि गैमेटोजेनेसिस में माइटोसिस भी यूज होगा, जब तुमको पढ़ाएंगे इम्यूनो प्रोडक्शन प्लान रिप्रोडक्शन दोनों बताएंगे, लेकिन मियोसिस के बिना नहीं होता, सिर्फ माइटोसिस से गैमेट ही बन जाता है, नहीं, संभव नहीं है। हम बताएंगे गैमीट से गैमीट का नंबर बढ़ता है, वो बताएंगे वहां पे जो सेल्स होते हैं उसका नंबर बढ़ता है, लेकिन गैमीट जो फाइनली बनते हैं हैप्लॉइड सेल, उसके बनने का तरीका एकमात्र तरीका दुनिया में मियोसिस है। और जब ये एक्सप्लेन करने जा रहे हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को, और ये बातें गैमीट फॉर्मेशन के दौरान होती है, तो फिर वो तो मियोसिस के कॉन्सेप्ट के बेस पर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ पेरेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे जी। तो इसीलिए मियोसिस के कॉन्सेप्ट को कल हम रिव्यू कराए थे, और एक बार फिर से रिव्यू कराते हैं और तब चलते हैं उस डायग्राम पे जो कल आधा अधूरा रह गया था। ओके, चलिए आइए, हम आपसे कल बात किए थे कि मियोसिस जो होता है, एक्चुअल में मियोसिस जो होता है, लो लिखो, मियोसिस जो होता है एक शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन बता रहे हैं। तुम लोग को डायग्राम कल होमवर्क में बनाना है, तुम लोग भी यही रिप्रेजेंटेशन यूज करोगे। सुनो जल्दी से, एक बार जल्दी से हम शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन बता रहे हैं, और तुम लोग डायग्राम जब बनाओगे रूम पर जाकर, होमवर्क मिलेगा डायग्राम बनाने के लिए बड़ा बड़ा, तो डायग्राम बनाने में अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो क्लास खत्म होने के 1 घंटा के बाद यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हो जाता है, तो तुम लोग को जब कंफ्यूजन होगा तो यूट्यूब पे वीडियो खोल के देखोगे कि हम क्या बताएं, डायग्राम कैसे बनाने के लिए बताए भी बताएंगे, ठीक है। तो कुछ रिप्रेजेंटेशन अभी बता रहे हैं, तुम भी डायग्राम में यही शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन यूज करना, नहीं तो डायग्राम बहुत ज्यादा गंदा हो जाएगा और बहुत भयानक तरीके से गंदा होगा। हाँ, लेकिन ये जितना शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन अभी हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, तुम भी अपने पेज में कहीं साइड में लिख लोगे ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सिर्फ एम लिखेंगे तो इसका मतलब मियोसिस होगा यहाँ पर, ठीक है। और ये मियोसिस M1 भी हो सकता है और ये मियोसिस M2 भी हो सकता है, ओके। फिर G1 और G2, इस G1 G2 एक मिनट रुको, G1 S फेस और G2 फेस, G2 डायरेक्टली ऐसे लिख दोगे, ये होता है इंटरफेस के दौरान, तो उसको तुम इस तीनों को मिलाकर डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, आई फेज, शॉर्ट में आई फेज, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन बता रहे हैं, के का मतलब कैरियोकाइनेसिस और सी का मतलब साइटोकाइनेसिस। फिर कैरियोकाइनेसिस में 4 फेजेज होता है, प्रोफेज के लिए तुम P1 लिख दोगे, मेटाफेज के लिए चूंकि M पहले तुम ले चुके हो तो यहाँ पे क्या लिखोगे, MET लिख दोगे, मेटाफेज 1, एना फेज 1 और टीलोफेज 1। अगर मियोसिस 1 हुआ तो ये, अगर मियोसिस 2 हुआ तो वैसे कैसे, प्रोफेज 2, प्रोफेज सॉरी MET मेटाफेज 2, ऐसे कैसे एनाफेज 2 और ऐसे कैसे टीलोफेज 2। साइटोकाइनेसिस में वही, तुम साइटोकाइनेसिस 1 यूज कर सकते हो और साइटोकाइनेसिस 2 यूज कर सकते हो। ये तो हुआ भाई साहब रिप्रेजेंटेशन, बोल बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पे तुमको कंफ्यूजन के लिए हम सारे पॉइंट एक साथ बता रहे हैं, ठीक है। ये तो शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन हम सारे बता दिए, स्क्रीनशॉट लेने का कोई जरूरत नहीं है, तुम यूट्यूब पे वीडियो अपलोड रहेगा, तुम देख सकते हो वहां से जाके, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट जो हम बता रहे हैं, चलते चलो देखते चलो, अभी हम मियोसिस को पूरा रिव्यू करा देंगे। हम अब मियोसिस 1 की बात करेंगे, मियोसिस 1 हम डायग्राम के थ्रू आज नहीं बताएंगे, हम पॉइंट्स बताएंगे, डायग्राम हम कल बता चुके हैं तुमको। मियोसिस 1 के दौरान अगर हम बात करेंगे क्या क्या चीज होता है तो अब बताते हैं। मियोसिस 1 के दौरान हम ब्रॉडली अगर बात करेंगे तो
इंटरफेस और क्या एम फेज। एक मिनट रुकना, पिछले वाले स्लाइड में एक चीज बताना भूल गया। ये तो पूरा इंटरफेस था और ये पूरा तुम्हारा ये दोनों को कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस को मिला के इसको बोलते हैं एम फेज। एम फेज पूरा लिखोगे, एम फेज 1 या फिर 2। यहां हमने लिखा M1 और M2 मतलब मियोसिस 1 और मियोसिस 2। यहाँ एम फेज 1, एम का मतलब होता है डिवीजन फेज या माइटोसिस फेज, उसमें ये फिर कैरियोकाइनेसिस होता है और साइटोकाइनेसिस होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे हम तुमको जो बताने जा रहे थे, तो नेक्स्ट पेज पे जो हम बताने जा रहे हैं वो पूरा डिटेल में जाएगा। टाइम आउट हो चुका है, 10 मिनट का ही समय हमारे पास। तो नेक्स्ट पेज पे हम डिटेल में मियोसिस का रिव्यू कराने वाले हैं। वो सारा पॉइंट, उससे पहले जो अभी सारा पॉइंट हम बताए हैं, ये सारा पॉइंट तुम नोट्स से पढ़ लो। और नोट्स में कहां तक पढ़ लो, जब तक वीडियो सेव होगा हम तुमको बताते हैं नोट्स में कहां तक पढ़ लो। नोट्स में जो कल डायग्राम जहां से समझ में नहीं आ रहा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, उसके पहले जो पेज है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, वो पूरा रीड कर लो अभी। और उसके बाद हम लिंक जैसे ही भेजेंगे, मतलब बोलेंगे ज्वाइन करो तो सेम लिंक से पूरा ज्वाइन कर लेना। ठीक है,